ये एक हकीकी कहानी है। मैं और मेरी कजिन एक ही कॉलेज जाती थी। हमारे घर नया नया मोबाइल फोन आया तो एक रोज मेरी कजिन ने शरारत में यूं ही एक अनजान रॉन्ग नंबर पर कॉल मिला दी तो इत्तेफाक से किसी लड़के ने उठाई। वो इससे बातें करने लगी। फिर तो रोज हमारे घर इस नंबर से कॉल आने लगी और मैं भी टाइम गुजारने को बातें करने लगी। महीनों बाद उकता कर मैंने इसे बना बताए राब्ता खत्म कर दिया हम दोनों कजन्स की। हमारे रिश्तेदारों में ही शादियां होगी। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझसे जो बात कही इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं फौरन। ये कहानी हकीकत पर मबनी है। हम दो बहनें थीं और हमारे वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे। मेरे चचा भी हमारे साथ रहते थे। उनकी बेटी माहम से मेरी गहरी दोस्ती थी। हम निस्बतन तरक्की याफ्ता गांव में रहा करते थे जहां अस्पताल और लड़के लड़कियों का कॉलेज भी मौजूद था। अलबत्ता स्कूल और कॉलेज के अलावा हमें कहीं जाने की इजाजत न थी। हमारा बड़ा सा हवेली नुमा घर था जो कि मेरे दादा मरहूम ने तामीर करवाया था। इलाके में हमारा घराना इज्जतदार था। चचा और अबू दोनों भाई आला ऑफिसर थे और अपनी मुलाजमत की वजह से घर से दूर ही रहते थे। चचा के दो बच्चे थे। माह मेरी हम उम्र थी और मेरे साथ ही कॉलेज आती जाती थी, जबकि अदनान इससे 1 साल बड़ा था। हमें और चचा के बच्चों में सगे बहन भाइयों जैसी मोहब्बत थी, गोया हम एक ही वालिदैन की औलाद हों। उम्मी और चची में भी अच्छी बुनती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी लाहौर में हो चुकी थी। अदनान भी लाहौर के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम था। मैं और माहम इकेटी कॉलेज जाती। उन दिनों हम सेकंड ईयर की तालिबा थी। हम दोनों ही अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। साल अव्वल के इम्तिहान खत्म हुए और कॉलेज से छुट्टियां होगी। छुट्टियों के दिनों में हम बाजी के पास लाहौर जाया करते थे, लेकिन इस बार छुट्टियां हुई तो वो खुद हमारी पास आ गई और हमारा उनके पास जाकर घूम फिर के छुट्टियां गुजारने का ख्वाब दर्रा का दर्रा रह गया। आपी की आ जाने से हम खुश तो थी, मगर घर में बोरियत भी होती कि सारा दिन घर में पड़ी रहती। इन्हीं दिनों एक रोज में और माहम बैठी बातें कर रही थी, बताती चिल्लों के हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। हमारी कोई बात एक दूसरे से ढकी छपी ना रहती थी। इस दिन बैठे बिठाए माहम को ना जाने क्या सूझी, कहने लगी क्या ही अच्छा हो इंसान किसी से बात करे, अपना दिल भी लाए, कितना मजा आए ना। मैं कहने लगी क्या मतलब। वो मेरे पास से मुस्कुराती हुई उठी और उसने एक नंबर मिला दिया जो किसी लड़के का था। सामने से किसी ने फोन उठाया तो 4 बातें करने के बाद इसने फोन रख दिया। मैं हैरानगी से इसे देख रही थी कि ये कर क्या रही है। फिर मैं यही समझी कि मजा कर रही है। भला इस पे इतनी हिम्मत कहा कि किसी लड़के से ये बात कर लेती। इतने में चची माहम को आवाज देने लगी और वो उनके पास चली गई। उसके बाद तो जैसे एक मशगला इसके हाथ लग गया था। 3-4 बार मैंने इसे फोन पर बात करते देखा, लेकिन मैं यही समझ रही थी कि वो अपनी किसी क्लास फेलो लड़की चचा से बात कर रही है। तभी कोई खास तवज्जो ना दी। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी, क्योंकि अब कई बार मैंने इसको रात को चुपके फोन पर बातें करते सुना था। मैं और माहम एक ही कमरे में सोती थी। एक रात जब वो मुझे सोता हुआ समझकर दबे कदमों बाहर गई तो मैं भी चंद लम्हों बाद ही इसके पीछे चल दी। मैंने सोचा कि आज तो मैं भी जान कर रहूंगी कि आखिर वो किस से बात करती है। इस रात मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर किस्म दी के बताओ आखिर ये क्या माजरा है, तुम किस से बात करती हो। शायद वो बताना तो ना चाहती थी, मगर मैं सर होगी तब इसे बताना ही पड़ा। वो इस वादे पर गवा हुई कि मैं किसी को ये सब कभी ना बताऊंगी। जाहिर है मैं क्यों बताती, किया उसके साथ मैंने भी घर से मार खानी थी। वो कहने लगी दरअसल मैं किसी से रॉन्ग नंबर पर बात करती हूँ, वो काफी अच्छा लड़का है। मैंने खुद ही इस रोज जब तुमसे कह रही थी ना कि बंदा किसी से बातें करे, यूं ही मैंने बिना सोचे समझे एक रॉन्ग नंबर मिला दिया कि देखो तो क्या होता है। इत्तेफाक से वो किसी लड़के का ही नंबर था। फिर वो कहने लगी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बातें करता है। सच पूछो तो मेरा तो इससे दिल बहल गया है। मैं तो बूढ़ हो गई थी घर रहते रहते, सोचा कॉलेज जाने तक चुल्लू दिल बहला रहेगा। तुम्हारी भी किसी दिन इससे बात कराऊंगी। इसका नाम बिलाल है। मैं इस वक्त तो अपनी कजिन की बातें लाम सुनकर हैरान रह गई। एक रोज जब इससे फोन पर बात कर रही थी, मैं भी इसके साथ कान लगाकर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। इस लड़के का लब व लहजा वाकई बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा मालूम होता था और आवाज भी काफी अच्छी थी। इससे अगले रोज माहम ने मुझसे कहा कि तुम भी इससे बात करो, अब जब इसका फोन आएगा तो तुम उसके साथ बात करना। अगले रोज जब इसका फोन आया तो मैंने ही उठाया था। वो मुझे महीन ही समझ रहा था और मैंने भी ना बताया कि मैं माहम नहीं हूँ। मैंने माहम बनकर ही कुछ देर इससे बात की। माहम भी मेरे पास खड़ी मेरी इस हरकत पर हंस रही थी। मुझे भी जैसे इस मशगले में लुत्फ सा महसूस हुआ। इसके बाद हम दोनों पाबंदी से बिलाल के साथ बातें करने लगी। शुरू में वो मुझे और माहम को एक ही लड़की समझता था, क्योंकि हमारी आवाजें भी काफी मिलती थी। हालांकि वो मेरी सगी बहन न थी, मगर बाजी से ज्यादा मेरी आदतें और आवाज माहम से मिलती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। साथ ही अब हम परेशान भी रहने लगी थी। घर में चूंकि बाजी भी आई हुई थी, वो किसी भी वक्त फोन उठा सकती थी। उम्मी और चची का हमें ज्यादा डर नहीं था कि उनसे हम बहाने चला लेती थी।
लेकिन बाजी आज के दौर की थी, लिहाजा उनके सामने तो हमारे कोई बहाने नहीं चलने थे। वो तो यकीनन अबू और चचा से शिकायत कर देती। उन दिनों उसके बार बार फोन आने लगे। हम सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाजी से किस तरह बचीं, क्योंकि अभी उनका जाने का भी कोई प्लान न था। गुर्स किसी को इल्म हो जाता तो तूफान आ जाता। अब हम हर वक्त फोन के पास रहने की कोशिश करती ताकि कोई और ना उठा पाए। मुझे और माहम को जिस बात का डर था, आखिर वो हो ही गई। एक शाम को जब बाजी टीवी लाविंज में बैठी कोई ड्रामा देख रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीवर उठा लिया। बिलाल ही का फोन था। इसने बगैर जाने ही कि फोन किसने उठाया है, माहम समझकर एक दो जुमले बोले। बाजी खामोश रहे। वो भी हेलो हेलो करने लगा और बाजी तो जैसे आपे से बाहर होगी। उन्होंने इसको खूब डांटा और फोन बंद कर दिया। इसके बाद भी फोन का सिलसिला रुका ना था। बाजी अब चौकनी हो चुकी थी। अब जब घंटी बजती वही रिसीवर उठा लेती। वो आगे से खामोश रहती तो बिलाल को भी जैसे समझ आ जाती कि कोई और मौजूद है और वो काल कार देता। बाजी का शक अब यकीन में बदलने लगा। उन्होंने हमसे खूब बास पर्स की तो हमने मुकरना चाहा। उन्होंने खूब डांटा और वालिद से शिकायत करने की धमकी दी और फिर हमें सच बताना ही पड़ा। इसके बाद उन्होंने हमारे फोन उठाने पर पाबंदी लगा दी। मैं और माहम दोनों ही बहुत परेशान थी। बिलाल से किसी तौर हमारा राब्ता ना हो पा रहा था, जबकि वो मुसलसल फोन किए जा रहा था। हालांकि वो ऐसा इंसान ना लगता था। फिर भी कभी कभी हम सोचती कि कहीं वो इंतकाम की खातिर किसी को बता ना दे। हमारा ताल्लुक चूंकि कदामत पसंद गिराने से था, अगर वो हमारी अचानक गायब होने पर ऐसा वैसा कर देता तो ऐसी सूरत में हमारा बुरा हाल हो जाना लाजिम था। अब हम इसे फोन ना करने आ कुछ समझाने को कैसे मिना करती, बल्कि बाजी ने फोन अपने कब्जे में ले लिया था। अलबत्ता उन्होंने उम्मी को चची को कुछ ना बताया था। बड़ी बहन का खौफ हम पर ऐसा था कि अगर रिसीवर उठाने का मौका मिल भी जाता तब भी हम बिलाल से बात ना कर पाती और हेलो सुनकर ही फोन बंद कर देती थी। यूं भी अब मामले को आगे बढ़ाना बैल मुझे मार वाली बात जैसे ही था और हम बिलाल के साथ संजीदा कब थी, ये भी तो बस बोरियत दूर करने का एक बहाना था। हमें तो मालूम ना था कि इंदेखी बिला पीछे पड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद बाजी के बच्चों के स्कूल भी खिल गए। वो लाहौर अपने ससुराल चली गई। जाने से पहले वो हमें ढेर सारी नसीहतें करके और बहुत सी नीच समझा कर गई थी। उनके जाते ही अब हम पर फोन की पाबंदी भी खत्म हो गई थी। अब हम हर नसीहत बिलाकर दोबारा से इससे बातें करने लगी और अभी भी वो यही समझता था कि वो एक ही लड़की माहम से बात करता है। एक दिन आखिर इस पर इंकिशाफ हो गया जब इसको इल्म हुआ कि माहम और मैं एक नहीं बल्कि अलग अलग लड़कियां हैं, तो वो मुझ में वाकई दिलचस्पी लेने लगा। ताहम मेरे दिल में अमाहम के में इसके लिए कोई जज्बा न था कि जिस इंसान को हमने देखा था, और न कुछ वो अब हमारी आवाज भी पहचाने लगा था और मुझसे ही बात करता। छुट्टियां खत्म हो गई और हमारा कॉलेज भी खिल गया। हम पढ़ाई में मसरूफ हो गई। अब बिलाल हमारे लिए एक गैर अहम शख्सियत हो गया। किसी फालतू की तरह घर में हम पर कोई पाबंदी ना थी। हम इसका फोन उठा सकती थी, लेकिन अब जैसे दिल भर गया था और बोरियत के दिन खत्म हो चुके थे, इसलिए अगर कभी इसका फोन उठाती और आगे से बिलाल की आवाज आती तो बात ना करती और फोन बंद कर देती। यूं वो मेरे लिए फोन करता रहता मगर मैं बात ना करती। 2-3 बार जब मैंने फोन उठाया और उसने बात ना करने का शिकवा किया तो मैंने काल काट दी। महीना गुजर गया। एक रोज जब मैं कॉलेज गई तो डाकिया चौकीदार के पास गेट पर खड़ा था। चौकीदार अंकल हम दोनों को पिचनती थे। इसने हमें देखते डाकिया को खत देने को कहा। मैं हैरान थी कि कॉलेज के पते पर मुझे कौन खत लिख सकता है। हैरत के समंदर में डूबी थी कि डाकिया से गेट पर ही माहम में खत ले लिया और अंदर आकर एक साइड पर इसे खोलकर पढ़ने लगी। ये बिलाल ही का खत था। जब माहम ने मुझे बताया तो मैं सर पकड़ कर रह गई कि ये अब खत भी लिखने लगा। इसने लिखा था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरा एक दिन भी आपसे बात किए बगैर गुजारा नहीं। मुझे अपनी आदत लगाकर आप अब रुख मोड़े बैठी हैं। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं आपके फोन का किस शिद्दत से इंतजार करता हूँ और मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन तो आप मुझे अपनी आदत ना लगाती, और अगर लगाई है तो प्लीज अब मुझसे यूं बेइतनाई ना बरतें। अब मेरे लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है। प्लीज आज रात 11 बजे मुझसे कुछ देर को बात कर ले, शायद कि मेरे दिल को कुछ सुकून आ जाए। मैं आपका इंतजार करूंगा। उसके इस खत लिखने वाली हरकत पर मुझे सख्त गुस्सा आया था। मैं जिच आकर सोचने लगी कि ये किस कदर घटिया लड़का है। अगर हम बात ही नहीं करना चाहती तो बजाय किनारा करने के हमें जिच करने लगा है। मैंने दिल ही दिल में इसे खूब कोसा और फिर गुस्से से खत फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया कि कोई देख न ले। साथ ही शुक्र भी अदा किया कि खत कहीं प्रिंसिपल तक नहीं चला गया था, वरना तो बात घर तक पहुंच जाती और फिर क़यामत ही तो आ जाती। हम तो कॉलेज से भी जाती। इस रोज जब मैं घर आई तो सोचने लगी कि आज रात 11 बजे इसे जरूर फोन करूंगी और अच्छी खासी बातें सुनाऊंगी ताकि
आइंदा के बाद वो मुझे खत लिखने की हिम्मत ना करें। जब मैंने मुकर्ररा वक्त पर फोन किया तो वो मेरी मिन्नतें करने लगा, शायद कि वो वाकई बहुत सरीस हो चुका था। मैंने इसे कहा, देखो तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मुझे तुम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और हाँ, आइंदा के बाद मुझे खत लिखने की हिम्मत ना करना। और साथ ही मैंने फोन बंद कर दिया। इसके बाद भी उसके फोन आते रहे मगर कोई ना उठाता। एक रोज जब अबू भी घर आए हुए थे, माहम और मैं बैठी पड़ रही थी, अचानक फोन की घंटी बजी। अबू पास ही टीवी लाउंज में बैठे खबरें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर रिसीवर उठा लिया। शायद कि बिलाल ने मर्दाना आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। अबू कहने लगे, ना जाने कौन है। मेरे बोलते ही कॉल काट दी। फिर वो खुद ही इस नंबर पर कॉल्स मिलाने लगे। मेरा और माहम का तो जैसे रंग उड़ा हुआ था, मगर बिलाल ने उनकी कॉल नहीं उठाई। शायद कि इसे भी अंदाजा हो चुका था। इस रोज मेरी और माहम की जान पर बनी थी। सोच रही थी कि अगर अबू को जरा सा भी शक हो गया तो हमारी तो शामत आ जाएगी। इस रोज मुझे बिलाल पर बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी, कल कॉलेज से आकर इसे खूब मजा चुके आएगी, ये तो अजाब बन गया है मेरे लिए। अगले दिन हमारा प्रैक्टिकल था। हम शाम 3 बजे घर पहुंची। हम इस कदर थक गए थे कि खाना खाते ही सो गए। शाम को आंख खिली, मैंने माहम को जगाया और फिर हम दोनों किचन में जाकर पुलाव बनाने लगी। बाजी का फोन आया कि कुछ और भी साथ बना लेना, तुम्हारे बहनोई आ रहे हैं। हमने कोफ्ते और चिकन कोरमा भी बना लिया। रात 8 बजे दूल्हा भाई पहुंची और 9 बजे तक खाना खा लिया गया। वो अबू के पास आकर उनके कमरे में बैठ गए। सर्दी बढ़ रही थी। माहम और मैं जल्दी जल्दी से बर्तन समेटने लगे। किचन का काम 11 बजे तमाम हुआ और उसके बाद हम कमरे में आकर बिस्तर में लेट गईं। कुछ देर बातें करती रहीं। घर आने तक मेरा इरादा था कि बिलाल को फोन करके खूब खबर लूं दी, मगर एक तो बहनोई भी घर में आए थे और दूसरा थकन से कब नींद की आगोश में जा पहुंची मुझे पता ही ना चला। मसरूफियत में सारी बात ही जहन से निकल गई। सुबह कॉलेज जाना था। कॉलेज जाने से पहले बिलाल का नंबर मिलाया। इसने फोन उठाया मगर गाड़ियों का काफी शोर था। वो ड्राइविंग कर रहा था। इसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, पहुंचकर इससे बात करेगा। मैंने कब इसकी सुनने के लिए फोन किया था। मैंने इसे खूब बातें सुनाई। वो कहने लगा कि मैं अपने दिल की हाथों मजबूर हूँ, तुम प्लीज ऐसा ना करो, चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं तुम नहीं बोल सकता। अब जब मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो फोन बंद कर दिया। कॉलेज जाकर मैंने माहम को सारी बात बताई। वो भी कहने लगी, बहुत अच्छा किया, किसी तरह इससे जान छुड़ाओ। अब इसके बाद इसने फोन न किया। जब हम कॉलेज से वापस आए, उम्मी अबू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उम्मी से पूछा, अबू कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, तुम्हारी अबू के एक दोस्त के बेटे की हादसाती मौत होगी है, हम इधर ही जा रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने पूछा, कैसे हादसा हुआ? वो कहने लगी, पता नहीं, बेटी कह रहे थे कि लड़का जीप पर यूनिवर्सिटी जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और जीप पिल से लड़कुत्ती दरिया में गिर गई। इतनी देर में अबू को किसी का फोन आ गया और वो इसे दोस्त के बेटे की फोतगी की इत्तला देने लगे। अबू इससे कह रहे थे, हाँ यार, बहुत दुख हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। अनवर साहिब के बड़े बेटे बिलाल की मौत होगी है। बिलाल नाम सुनकर मैं चौंक गई। ना जाने क्यों जहन में रॉन्ग नंबर वाले बिलाल का ख्याल आया तो मेरा सर चकराने लगा। ख्याल आया कहीं वो बिलाल। फिर दुआ करने लगी, खुदा करे ये वो बिलाल ना हो और वो अबू के दोस्त का बेटा तो नहीं हो सकता था। जब उम्मी अबू फोतगी से वापस आए तो वो वहाँ की बातें करने लगे। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो वही बिलाल है, क्योंकि जैसे जितने अपनी फैमिली के अफराद बिलाल ने मुझे बताए थे, जिस जगह वो रहता था और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वगैरह वगैरह, वही सब बातें जब मैंने अबू के मुंह से सुनी तो मेरे जैसे होश उड़ गए। मुझे तो फिर भी जैसे यकीन न आता था कि ये वही था। मैंने माहम को भी बताया। वो कहती थी वो बेचारा कैसे जान से चला गया और मैं इस बात का कोई जवाब न दे पाती थी। और फिर हैरत ये कि इसके बाद इस रॉन्ग नंबर से भी दोबारा कभी कोई कॉल न आई। मैं तो सोच भी ना सकती थी कि ये कैसा इत्तेफाक था कि वो मेरे अबू के दोस्त का बेटा था। उसके बावजूद कई बार मैंने यकीन दिलाने के लिए खुद भी उसके नंबर पर कॉल्स की, मगर नंबर बंद मिलता। वो बेचारा जिंदा होता तो उठाता। अब मैं अफसोस से हाथ मिलने लगी। आज तक हम जिसको मशगुल्ला समझते थे वो किसी की जान भी ले सकता था, ये तो सोचा ही ना था। सोचती थी कि लड़कियां तो बेवकूफ जज्बाती अहमक कहलाती हैं, मगर क्या कोई लड़का भी इतना जज्बाती हो सकता है कि एक फोन की वजह से जान से चला जाए? क्या ये कोई इत्तेफाकी हादसा था? कुछ समझ में न आता था। अगर ऐसा ही था तो हमारे एक छोटे से मजाक ने इसकी जिंदगी छीन ली थी। ये भी पता न चल सका कि वो मेरी वजह से परेशान था कि गलती से जीप फिसल कर दरिया में गिर गई थी। अब मेरा ज़मीर हर वक्त मलामत करता था। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। सोचती थी अगर हम इस रात मजाक में बात ना करते तो ये हादसा ना होता। हम इसकी वजह थी हमारे लिए तो ये वक्ती मजाक था, लेकिन शायद वो इस बात को ना समझा। वो संजीदा था, वरना शायद ये सब ना होता। इस वाकये के तकरीबन 2 साल बाद जब मैंने BA का इम्तिहान पास कर लिया तो वालिद साहिब ने अपने जाने वालों में मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। ये बात 1 हफ्ते में तय हुई थी और
2 माह बाद मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते। उनकी मोहब्बत पाकर मैं जैसे सब भूल चुकी थी। शादी के 2 हफ्ते बाद एक रोज आसिफ की चचाजाद बहन मुझसे मिलने आई। बातों बातों में पता चला कि इसका भाई फौत हो चुका है और वो भी जवान। जब मैंने वजह पूछी तो वो कहने लगी, बस भाभी क्या बताओ, मेरे भाई को एक डाई ने निगल लिया। असल में तो इस लड़की को बस कॉलेज आते जाते दूर से कहीं मेरे भाई ने देखा था, मगर नजदीक जाकर कभी बात ना की थी। अलबत्ता वो इसके साथ फोन पर बातें करती थी। पहले खुद नंबर मिलाया, जब फोन पर दोस्ती हो गई तो इस बेवफा ने फोन करना और सुनना बंद कर दिया। मेरा भाई अब बहुत संजीदा हो चुका था। वो बेचारा इसे फोन करता, मगर इस संग दिल ने ऐसी बेरखी इख्तियार कर ली कि पलट कर ना देखा। इससे बिलाल भाई बहुत रंजीदा थे। वो अपनी हर बात ही मुझसे शेयर करते थे। मौत से पिछली रात भी उन्होंने मुझसे इस बेवफा लड़की की बेवफाई के बारे में बातें की थी। वो इस रात बहुत परेशान थे। अफसोस इससे अगली सुबह ही भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे यही ख्याल गलाई रखता है कि शायद इसी परेशानी की सबब उनके साथ ये वाकया हुआ है। मैंने इसकी बातें सुनी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ चुके थे। गोया वो रॉन्ग नंबर वाला लड़का यानी बिलाल जो जीप समेत दरिया में गिरा था, वो मेरे शौहर का चचाजाद था। यानी मेरे अबू ने मेरा रिश्ता अपने जिन जाने वालों में किया था, वो बिलाल के वालिद के तवस्सुत से यानी उनके भाई का घर था। इसकी बहन की बातों से अब मुझे ये भी कंफर्म हो गया था कि वाकई में ही उसकी मौत का सबब और उसके घर वालों की मुजरिम हो। ये कैसा इत्तेफाक था जो मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। आखिर क्यों बिलाल का जिक्र इत्तेफाक बनकर मेरी सामने आ जाता था, शायद के मुकाफात अमल के लिए, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि अभी आगे मेरे साथ किया होने वाला है। मैं जब मैके के आई तो माहम को ये सब बताया, वो भी बौखला गई। मैंने कहा, तुम्हें याद है हमने इससे जब फोन पर बात की थी तो इसने कहा था कि अपनी एक झलक ही मुझे दिखा दो, और मैंने कहा था कि यहाँ एक ही तो गर्ल्स कॉलेज है। आज मैं रीड बैग लेकर कॉलेज आऊंगी और कलाई में गोल्डन कलर की घड़ी पहनूंगी। यूनिफॉर्म के ऊपर घर से ग्रे कलर का स्कार्फ लूंगी, तो तुम दौर से मेरी झलक देख लेना। तभी वो मुझे कॉलेज देखने आया था। अगले दिन इसने फोन पर बताया था कि इसने मुझे देखा था। माहम ने ये सुना तो वो भी रूदी कहने लगी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। पहली बार तो मैंने दिल भिलाने को खुद इस का नंबर मिलाया था और फिर ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। फिर वो कहने लगी, किसी तरह इसकी बहन से बिलाल की तस्वीर मंगवाना, मैं देखना चाहती हूँ इस बदनसीब को जो हमारी दिल लगी की वजह से जान से गया। मैंने एक दिन बहाने से इसकी बहन से कहा कि अपने भाई की कोई तस्वीर तो लाना, मैं इसे देखना चाहती हूँ। शमाइला का यानी आसिफ के चचा का घर हमारे घर से करीब ही था। वो इस वक्त अपने भाई को मुझे दिखाने के लिए इसकी तस्वीर ले आई। वो बहुत खूबसूरत था और बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था और उन दिनों इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो चूंकि कई तस्वीर लाई थी, मैंने छुपा कर रख दी ताकि जब माह मिलने आए तो इसे दुखा सिक्कों। इसकी बहन बाकी का एल्बम लेकर घर चली गई। अफसोस के कितना बड़ा अलमिया था उसकी जिंदगी में। हमने इसे बेवकूफ बनाया था और अब इसकी मौत के बाद इसे देखने की ख्वाहिश की थी। उसकी वालिदा भी मेरी सास की बहन थी। वो जब आती अपने बेटे का जिक्र करती और इसे याद करके रोती रहती थी। वो कहती थी, जिसने मेरी बेटे को मरने पर मजबूर किया, खुदा करे वो बेवफा भी मिट जाए। तब मेरा दिल कांप जाता था। मुझे बिल्कुल खबर ना थी कि मैं बदनसीब इस घर मैं दुल्हन बनकर आऊंगी। एक रोज बातों बातों में मेरी सास ने मुझसे जिक्र किया कि मेरी बहन का बेटा और जो बिलाल से 1.5 साल छोटा है, वो लोग आजकल इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। कई लड़कियां देखी हैं लेकिन अभी तक कोई पसंद नहीं आई। 1 हफ्ते बाद माहम मेरे पास मुझसे मिलने आई। तब भी मेरी सास की बहन यानी बिलाल की वालिदा भी हमारे घर आ गई। उन्होंने माहम को देखा तो बाहर ही मुझसे पूछने लगी, ये कौन लड़की है। मैंने बताया कि मेरी चचाजाद बहन है। वो कमरे में मेरे और माहम के पास आ गई और बातें करने लगी। मैंने नोट किया कि वो माहम को काफी तवज्जो से देख रही थी। मैं समझ गई थी कि वो ऐसे क्यों देख रही है। माहम ने देखा कि वो देख रही है, मगर माहम उनके देखने पर जैसे कुछ घबरा गई। जब वो कमरे से चली गई तो मुझसे कहने लगी, यार मुझे तो लगा जैसे उनको खबर हो गई हो कि उनके बेटे से मैं बातें करती थी और उसको मैंने ही मारा है। इस वक्त मुझे इसकी डी शक्ल पर हंसी आई थी। वो कहने लगी, जाहिर है पहले पहल तो रॉन्ग नंबर मैंने ही मिलाया था और फिर तुमसे बात करवाई थी। देखा जाए तो असल मुजरिम में ही हूँ शायद। तभी वो मुझे गौर से देख रही थी। वो ना समझी कि बिलाल की माँ शायद इसको अपने बेटे के लिए पसंद कर गई है। एक रोज मेरी सास कहने लगी, तैयार हो जाओ, हम उनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। मैं पेशेमान थी मगर उनके सामने बोलने की हिम्मत न थी, क्योंकि मेरे ससुर ने पहले ही मेरे वालिद साहिब से और चचा जान से बात कर ली थी। जब हम सब हमारे घर यानी मेरे मैके पहुंचे तो माह मेरी उम्मी के पास बैठी थी। वो मुझे देखकर खिल उठी, लेकिन मेरे साथ जब बिलाल की वालिदा को देखा तो इसका रंग उड़ गया। एक लम्हे बाद वो अंदर चली गई। बिलाल की माँ कहने लगी, बहुत अच्छी बच्ची है माशाअल्लाह, हमें तो पहले से ही पसंद है, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। उन्होंने रिश्ते
की बात डाल दी मर्दों में तो बात पहले ही तय होगी थी। चची भला क्यों इनकार करती, शायद के माहम की किस्मत में भी इसी घर में जाना लिखा था जहां बिलाल की रूह फिरा करती थी और उसको महसूस होता था जैसे कहती हो तुमने मुझे रॉन्ग नंबर पर कुर्बान क्यों किया, मुझे बेवकूफ क्यों बनाया, बेवकूफ बनाकर मेरी जान ले ली। माहम की शादी हो गई और वो बिलाल की भाई की दुल्हन बन गई। माहम को अब अपने घर में महज इस वजह से करार न था कि बिलाल की तस्वीर उसकी माँ ने अपने कमरे में लगा रखी थी और एक तस्वीर उनके सरहाने के पास मेज पर रखी रहती थी। जब भी माहम सास के कमरे में जाती हर वक्त उन तस्वीर को देखती तो वो बिलाल का वाकया भला ना पाती थी। एक रोज उसकी उम्मी बिलाल की डायरी लाई और कहा मुझे पढ़कर सुनाओ, मेरा बेटा क्या लिखा करता था। माहम का कहना था कि मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने हर दिन की रवादात इसमें लिखा करता था। इसने हमारे बारे में भी एक एक बात लिख रखी थी, वही बातें जो वो मुझसे फोन पर कहा करता था, वो सारी बातें इसमें दर्जीन थी। लेकिन शुक्र है कि इसने हमारा नाम नंबर नहीं लिखा था, अगर कहीं लिख जाता तो शायद बात खिल जाती और हम दोनों कहीं की ना रहती। वो एक अच्छा इंसान था, मरकर भी हमारे दिलों में अमर हो गया। शायद कि इसने हमारा पर्दा रख लिया था। वो एक बेहद मुखलिस और मासूम इंसान था। यही माहम भी कहती कि वो हमारी गलती की भीन चढ़ गया क्योंकि वो हमारी दिल लगी को सच समझा। हमने जानबूझकर उसको बेवकूफ बनाया। शायद कि मुझे तो अल्लाह ने महफूज रख लिया। माँ की दुआओं ने हर मुश्किल से बचा लिया था कि अपने घर में अमन और सुकून से रह रही थी। मगर माहम के साथ वही हुआ जो बिलाल की बहन को बर्दाश्त करना पड़ा था। मेरा चचाजाद यानी माहम का भाई जो लाहौर में पढ़ता था, वो भी इसी तरह नागहानी हादसे का शिकार हो गया। दौरान तालीम अपनी एक क्लास फेलो समरा से इसको मोहब्बत हो गई। समरा एक अमीर कबीर खानदान की इकलौती चश्मो चराग थी और उसका मशगला लड़कों को बेवकूफ बनाना था। अदनान बहुत खूबसूरत था और उसका क्लास फेलो भी था। अदनान भी इसका निशाना बन गया। समरा ने इससे वक्ती ताल्लुक रखा और खूब मोहब्बत जतलाई। वो इसकी मोहब्बत को सच समझा। इसको खबर ना थी कि समरा खूब से खूब तर की तलाश में है। वो इसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था और अब इससे इसरार कर रहा था कि अपने वालिदैन से बात करो ताकि मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं। पहले तो वो टालती रही, फिर एक दिन इसने कहा अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए ले आओ। जब वो उनको लेकर गया तो समरा के वालिदैन ने अपनी इकलौती औलाद की खुशी की खातिर रिश्ता मंजूर कर लिया और यूं रिश्ता तय हो गया। लेकिन समरा का एक और लड़के से भी ताल्लुक था जो एक अमीर बाप का बेटा था। पहले इस लड़के ने तो समरा से शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसने दो और लड़कों के साथ साथ अदनान से भी ताल्लुक जोड़ लिया। उन दोनों से अदनान इसको बेहतर लगा तो इसके साथ ही रिश्ता तय करवा लिया और मंगी पेपर्स के बाद तय पाई। मगर बाद में जब वो अमीर तरीन लड़का दोबारा इसकी जिंदगी में वापस आ गया और समरा से वदा भी किया कि इससे शादी करेगा, तो समरा ने फिर इसी लड़के के साथ ताल्लुक जोड़ लिया। जबकि अब तो इसकी मंगी भी मेरे कजिन से होने वाली थी। जबकि कॉलेज में भी मशहूर हो गया था कि दोनों की मंगी हो चुकी है। बालाखर मंगी हो गई और मंगी को 4 माह गुजरे थे और यूनिवर्सिटी में अदनान के आखिरी साल के पेपर हो गए कि अचानक ही एक दिन समरा ने मंगी तोड़ने का ऐलान कर दिया। अदनान को शदीद धचका लगा। उसकी वालिदा समरा के घर गई ताकि मामले को सुलझा सके। उन्होंने बेरुखी इख्तियार कर ली और अदनान पर बहुत से इल्जाम लगाकर उसकी वालिदा को इहानत आमेज तरीके से घर से रुखसत कर दिया। शायद कि ये सब समरा ने ही उनसे कहा था। वो कहने लगे अब दोबारा यहाँ मत आना, हम तुम जैसे गांव के बासियों को हम अपने लायक नहीं समझते। इसकी माँ ने जब ये सबा कर अदनान को बताया तो इससे बहुत धचका लगा। वो बार बार समरा को कॉल्स करता मगर वो फोन ना उठाती। इसने अपना नंबर भी तब्दील कर लिया था। इसने कुछ क्लास फेलोज के जरिए इससे राब्ता किया मगर इसने बेबाकी से कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मेरी जिंदगी में अब कोई और अलिफ चुका है, मैं इसी से शादी करने वाली हूँ। वो माँ के साथ दोबारा उनके घर गया मगर उसके वालिदैन ने बहुत इहानत आमेज सलूक किया। चची भी अपने बेटे की वजह से मजबूर हो गई थी, वरना वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना चाहती थी। इतनी देर में समरा के वालिद ने समरा को सामने आने को कहा कि बताओ क्या सच है। वो अंदर आई और अपने वालिदैन के सामने अदनान पर बहुत सारे इल्जाम धर दिए और खुद को मजलूम जाहिर करने लगी। अदनान माँ के साथ बेमुराद घर लूट आया। इसको इस बात का रंज हुआ कि इसकी वजह से इसकी माँ की कितनी बेइज्जती हुई। रफ्ता रफ्ता बजाय सब्र करने के इसने समरा की बातों को ऐसा दिल पर लिया कि हंसना बोलना छोड़ दिया है। वो अब आवारा किस्म के दोस्तों में बैठने लगा जिन्होंने इसे नशे पर लगा दिया। इस वाकये के ठीक 5 माह बाद एक रोज जब वो अपने दोस्तों के पास नशा करने के बाद घर वापस लौट रहा था कि गाड़ी ड्राइव करते हुए रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। जब इसकी मैयत घर आई तो कोहरा मुझ गया। मेरे शौहर आए और मुझे ये खबर दी। मेरे तो जैसे होश उड़ गए और माहम तो ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। मुझे भी कम न था मगर जो होना था वो हो चुका था। हमारा चांद जैसा भाई मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। इसने अपने रूममेट दोस्त को बताया था कि समरा ने इसे धोखा दिया है, इसके वालिदैन की इहानत की है। अब वो जिंदा
रहना नहीं चाहता। इसने ज्यादा शराब पी ली और तेज गाड़ी चलाई, यूं मौत के मुंह में चला गया। इस सदमे को माहम भला ना पाई। 2 बरस तक तो वो हर वक्त खलाओं में घूरती रहती थी। मुझे कहती थी कि किसी को ना बताना कि मुझे बिलाल की बहन और माँ की बद्दुआ लगी है, जो मेरे सामने घर में हर वक्त यही कहती थी कि खुदा इस लड़की को गारत करे, इसको भी ऐसे मौत मारे जिसने हमारे बेटे की जान ली। उसकी सांस और नन जब भी अपने बेटे और भाई को याद करती तो ऐसे ही अल्फाज उनके मुंह से निकलते। मैं माहम को समझाने को कहती कि ये महज इत्तेफाक है, इसमें उन लोगों की बद्दुआ का कोई दखल नहीं है। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि हमसे उनके बेटे का कोई राबता था। जब तक इसकी सास जिंदा रही उनके कमरे से बिलाल की तस्वीर कोई नहीं हटा सका। वो किसी को क्यों कर इस बात की इजाजत दे सकती थी? उन तस्वीर के गिर्द को भी वो अपने साफ सुथरे दोपट्टे से रोज पूंछ कर साफ करती थी। जब तस्वीर में इस की हंसती मुस्कुराती सूरत हर वक्त निगाहों में मौजूद हो तो भला जख्म कैसे मुंदमिल हो सकते थे? हम में से किसी ने बिलाल से मोहब्बत नहीं की थी, फिर उसका इस कदर दुख था तो जो इससे मोहब्बत करने वाले थे उनको किस कदर दुख होगा। खाला जी की वफात के बाद माहम ने उन तस्वीर को हटा दिया। उनकी वफात के बाद एक बार जब घर में पेंट हो रहा था तो इसने बिलाल की तस्वीर को उतार कर रख दिया और फिर बाद में कभी ना लगाए। माहम ने उन तस्वीर को अपनी सास के संदूक में हमेशा के लिए बंद कर दिया। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। लड़कियां अपनी दास्तानें लिखती हैं, लड़कों की बेवफाई के किस्से लिखती हैं, उनको बुरा भला गर्दानती है और उनको मोरिद इल्जाम ठहराती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर लड़के किसी के जज्बात से खेलते हैं तो कुछ लड़कियों पर भी इल्जाम आता है जो इस तरह की मशगले रखती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि क्या ही अच्छा हो कि कोई किसी के जज्बात से ना खेले।